नमस्कार, खबर दुनिया की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। इस कार्यक्रम में आज होगी बात प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति के बीच क्या हुआ आज संवाद, दिखाएंगे खबर चीन और हांगकांग के बीच आपसी रस्साकशी की, होगी बात श्रीलंका और पाकिस्तान के मौजूदा हालात की भी खबर दिखाएंगे क्या है यूक्रेन के इस वक्त के संघर्ष की स्थिति। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ की टेलीफोन पर बातचीत। 2021 में पुतिन की यात्रा में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की हुई समीक्षा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा और खाद्यान्न बाजारों की स्थिति सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भी हुई बात। पीएम ने यूक्रेन संकट को वार्ता और कूटनीति से हल करने का रुख दोहराया। शी जिनपिंग ने हांगकांग के नए नेता लॉन्ग ई को दिलाई शपथ। हांगकांग को चीन को सौंपने की 25वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक देश दो प्रणाली नीति का किया बचाव। ताइवान के प्रधानमंत्री ने कहा खत्म हो गई है हांगकांग की स्वतंत्रता। ब्रिटेन ने चीन को हस्तांतरण समझौते की दिलाई याद। यूक्रेन ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन पर किया हस्ताक्षर। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने कहा यूक्रेन संघ की सदस्यता हासिल करने के है बेहद करीब। भ्रष्टाचार विरोधी सुधारों के साथ आगे बढ़ने का किया आग्रह। ओडिशा क्षेत्र पर मिसाइल हमले में 18 लोगों की मौत। यूक्रेन का दावा, रूस यूक्रेन में अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से अनाज की शिपिंग शुरू की। तुर्की से यूक्रेनी अनाज ले रहे रूसी ध्वज वाले जहाज को रोकने का किया अनुरोध। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा रूस और यूक्रेन से वार्ता के बाद तुर्की काला सागर से फिर से शुरू कर सकता है अनाज निर्यात। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप से मंकी पॉक्स पर तत्काल कार्रवाई करने का किया आह्वान। बीते 2 हफ्ते में बढ़े 3 गुना मामले। 31 देश अब तक चपेट में। दुनिया के 90% मामले यूरोप से। तो सुर्खियों के बाद में सबसे पहले नजर डालते हैं एशिया के आईना में क्या है आज खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने दिसंबर 2021 में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है। विशेष रूप से दोनों नेताओं ने कृषिगत वस्तुओं, उर्वरकों और फार्मा उत्पादों के क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार को और आगे प्रोत्साहित किए जाने के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एवं खाद्यान्न बाजारों की स्थिति सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन मसले को वार्ता एवं कूटनीति से हल करने के भारत के पुराने दृष्टिकोण को दोहराया है। दोनों नेताओं ने वैश्विक एवं द्विपक्षीय मुद्दों पर नियमित रूप से विचार विमर्श जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। बात हांगकांग की करते हैं। ब्रिटेन द्वारा हांगकांग को चीन को वापस करने की 25वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम पर दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं। चीनी राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपनी एक देश दो प्रणाली नीति का बचाव किया, जिसके बाद कई देशों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। चीन द्वारा हांगकांग को आज़ादी देने से मुद्दे पर कई वर्षों से संघर्ष जारी है, जिसको लेकर बीते कुछ वर्षों में सड़कों पर भी जमकर संघर्ष देखने को मिला है। हांगकांग में न तो चीन की नीतियां लागू होंगी और न ही तत्कालीन पूंजीवादी व्यवस्था में कोई बदलाव। ये बातें हांगकांग हस्तांतरण के समझौते का मुख्य अंश थी, लेकिन इन 25 सालों में चीन वक्त की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हर उस व्यवस्था को बेरहमी से कुचल दिया जिसका संबंध लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकार से था। 25वीं वर्षगांठ के मौके पर चीन ने उस समझौते की धज्जियां उड़ाते हुए पूरी ढिठाई के साथ अपनी एक देश दो प्रणाली नीति का बचाव किया। इस कानून ने पूरे हांगकांग के चाल चरित्र की तस्वीर ही बदल कर रख दी। राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास के हितों की रक्षा करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस तरह की सफल व्यवस्था को बदलने के लिए कोई वजह मौजूद नहीं है।
इससे पहले शी ने इस खास मौके पर जॉन ली को हांगकांग के नए नेता के रूप में शुक्रवार को शपथ दिलाई। ली एक पूर्व सुरक्षा अधिकारी हैं। 2019 के लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के बाद से असंतोष जताने वाली घटनाओं पर कार्रवाई उनकी निगरानी में ही की गई। इस मौके पर ब्रिटेन ने चीन को हस्तांतरण के समझौते को पालन करने की याद दिलाई। पिछले कुछ समय से बीजिंग अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहा है। यह ऐसी स्थिति है हांगकांग वासियों के अधिकारों और स्वतंत्रता दोनों के लिए खतरा है। चीन को उसकी प्रतिबद्धताओं पर कायम रखने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि हांगकांग एक बार फिर से हांगकांग के लोगों के द्वारा हांगकांग के लोगों के लिए चलाया जा सके। राष्ट्रपति शी जिनपिंग 5 साल बाद हांगकांग के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। सुरक्षा के इस कदर पुख्ता इंतजाम किए गए थे कि सड़कें सूनी पड़ी थी, लोग घरों में कैद होकर रह गए थे। लोकतंत्र समर्थक भले ही हांगकांग की गलियों में अपने विचार व्यक्त न कर सके हों, लेकिन दूर देश में बैठे लोगों ने उनके पक्ष को दुनिया के सामने जोरदार ढंग से रखा। जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है उससे पता चलता है कि हांगकांग को लेकर कितना असुरक्षित महसूस करते हैं। चीन ने विरोध प्रदर्शनों पर नकेल कसने और असंतोष को शांत करने के लिए सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा लागू करने, स्कूलों में देशभक्ति संबंधी पाठ्यक्रम शुरू करने और चुनाव कानूनों में बदलाव करने समेत हांगकांग में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। और हांगकांग को चीन के द्वारा कब्जाने को लेकर दशकों से कोशिशें चल रही हैं। 50 साल के इकरारनामे के बाद भी चीन अपने वादे से पीछे हटता हुआ दिखाई पड़ता है। क्या है हांगकांग का पूरा इतिहास, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बात 19वीं सदी की है, जब ब्रितानी शासन का सूरज कभी अस्त नहीं होता था। तब चीन के साथ ब्रिटेन के कारोबारी रिश्ते थे। ब्रिटेन चीन से रेशम और चाय की खरीदारी करता था। बताया जाता है कि ब्रिटेन चीन में चोरी छिपे अफीम भेज रहा था, लेकिन जब चीन को पता चला तो इस पर रोक लगा दी। बस यहीं से रिश्तों में कड़वाहट आई। उस वक्त के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य ने ताकत का सहारा लिया और चीन पर धावा बोल दिया। इतिहास में इस युद्ध को अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1839 से 1842 तक चला। इस लड़ाई में चीन को हार का सामना करना पड़ा। उसे अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ी जिसे कहा जाता है नानजिंग ट्रीटी। इस संधि के तहत चीन को अपना एक द्वीप अंग्रेजों के हवाले करना पड़ा जिसका नाम था हांगकांग आइलैंड। 1856 में फिर जंग हुई। इस बार भी चीन को मुंह की खानी पड़ी और काउलून उसके हाथ से खिसक गया। यह जमीनी इलाका हांगकांग द्वीप के सामने था। अंग्रेजों ने दोनों जगहों पर अपना झंडा लहरा दिया। 1898 में एक और जंग हुई। चीन को फिर हार का मुंह देखना पड़ा। इस बार चीन को अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा 99 साल की लीज पर ब्रिटेन को देना पड़ा। कन्वेंशन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ हांगकांग टेरिटरी के नाम से बाकायदा एक संधि हुई। दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों को छोड़कर जा रहा था। करार के मुताबिक हांगकांग पर ब्रिटेन का कब्जा 1997 तक था, क्योंकि उसी साल 99 साल की लीज की अवधि खत्म हो रही थी। इसे हैंडओवर करने को लेकर 1984 में ब्रिटेन और चीन के बीच समझौता हुआ। 1997 में बाकायदा एक समारोह के दौरान इसे चीन को सौंप दिया गया। समझौते के तहत चीन अगले 50 साल तक हांगकांग को राजनीतिक तौर पर आजादी देने के लिए राजी हुआ था। स्वतंत्र न्यायपालिका, बोलने और प्रेस की आजादी जैसे अधिकार देने की बात कही गई थी, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें थी। करार के तहत चीन ने हांगकांग को स्वायत्तता तो दे दी, लेकिन वो हांगकांग को अपने कब्जे में लेने की कोई कोशिश छोड़ना नहीं चाहता था। साल 2017 में हांगकांग में चुनाव हुए वैसे ही जैसे चीन चाहता था। इसके तहत सत्ता एक तरह से चीन के हाथ में पहुंच गई। साल 2019 में चीन ने हांगकांग के लिए प्रत्यर्पण कानून लागू करने की कोशिश की, जिसे लेकर खूब बवाल हुआ। 2020 में चीन नया सुरक्षा राष्ट्रीय कानून लेकर आया, जिसका मकसद लोकतंत्र समर्थकों को कुचलना था। 2022 में चुनाव कानून ने तो न सिर्फ
हांगकांग की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचल दिया, बल्कि वहां के लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को ही दफन कर दिया। और बात श्रीलंका की। श्रीलंका की मुख्य विपक्षी पार्टी के सैकड़ों समर्थक गुरुवार को वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो के मुख्य रेल टर्मिनल के बाहर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की सरकार के इस्तीफे की मांग करने के लिए एकत्र हुए। इस बीच गहरे आर्थिक एवं मौद्रिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में मुख्य मुद्रास्फीति जून के महीने में 54% से अधिक हो गई है। श्रीलंका के सांख्यिकी विभाग ने जारी एक विज्ञप्ति में कहा है कि जून 2022 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुख्य मुद्रास्फीति बढ़कर 54.6% पर पहुंच गई है। मई के महीने में यह 39% पर थी। इसके मुताबिक जून में सालाना आधार पर खाद्य मुद्रास्फीति भी बढ़कर 80% पर पहुंच गई है, जो एक महीने पहले 57% थी। श्रीलंका के बाद अब बात दूसरे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान की बिजली कभी भी गुल हो सकती है और वहां अंधेरा छा सकता है, ऐसा वहां की सरकार कह रही है। पाकिस्तान राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी बोर्ड की तरफ से चेतावनी दी गई है कि बिजली संकट और गहरा सकता है और इससे इंटरनेट ठप हो सकता है। दरअसल पाकिस्तान भी इस समय श्रीलंका की तरह बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ऐसे में बिजली गुल होना पाकिस्तान में हाहाकार मचा सकता है। पाकिस्तान राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी बोर्ड ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान में दूरसंचार ऑपरेटरों ने देश भर में लंबे समय तक बिजली गुल रहने के कारण मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को बंद करने की चेतावनी दी है, क्योंकि रुकावट उनके संचालन में समस्या और बाधा पैदा कर रही है। हालांकि कुछ देर बाद इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया। और बात यूक्रेन के हालात की। यूक्रेन में बीते कई महीनों से रूस के हमले लगातार जारी हैं, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे। मौजूदा सप्ताह भी यूक्रेन के लिए भारी साबित हुआ है। कई यूक्रेनी नागरिकों की जान गई है तो कई यूक्रेनी नागरिक घायल भी हुए हैं। दोनों ओर से अपने अपने दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं, लेकिन बातचीत से समस्या के समाधान का कोई नतीजा निकलता दिखाई नहीं दे रहा। हताहतों के लिहाज से यह हफ्ता यूक्रेन के लिए काफी नुकसानदेह रहा। पहले एक शॉपिंग मॉल पर हमले में दर्जन भर से अधिक लोगों की जान चली गई और बहुत से घायल हो गए। शुक्रवार को रूसी मिसाइलें फिर रिहायशी इलाकों पर बरसीं और इस हमले में 18 लोगों की मौत हो गई और मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों, महिलाएं समेत कुल 48 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बार निशाना लगा कालासागर स्थित बंदरगाह शहर ओडिशा के एक आवासीय बिल्डिंग और 2 हॉलिडे कैंप पर। यूक्रेन की आपात सेवा की ओर से जारी किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि राहत बचाव दल मलबे में जिंदगियां तलाशने की कोशिश कर रहा है। बचाव कर्मी इमारत में फंसे 152 लोगों को सुरक्षित निकाल ले जाने का दावा कर रहे हैं। ओडिशा के गवर्नर ने कहा है कि रूस ने हमले में सोवियत काल के KH-22 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इसे काला सागर की दिशा से दागा गया था। हालांकि रूस इन आरोपों को खारिज करते हुए कहता है कि वो कभी भी नागरिकों को निशाना नहीं बनाता है। यूक्रेन की संसद ने 2 मिनट का मौन रखकर हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। हमने तेज हमले की आवाज सुनी। हम लोग दौड़कर उधर की ओर आए। देखा कि इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लोग घायलों को निकालने में जुट गए थे। मैं आपको राष्ट्रपति के शब्दों की याद दिलाना चाहूंगा कि रूसी सशस्त्र बल नागरिक को निशाना बनाने का काम नहीं करते हैं। इस बीच रूस ने लिसिचांग शहर में एक ऑयल रिफाइनरी पर नियंत्रण करने का दावा किया है। साथ ही ये भी कहा है कि रूसी सेना शहर में दाखिल हो चुकी है। हमलों और जवाबी हमलों के बीच यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने यूक्रेन की संसद को बताया कि उसके पास बहुत स्पष्ट यूरोपीय दृष्टिकोण है, लेकिन EU की सदस्यता हासिल करने के लिए
और कड़ी मेहनत की जरूरत होगी। वहीं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सांसदों से इस काम में जी जान से जुट जाने का आग्रह किया। 23 जून को यूक्रेन और मोल्डोवा को EU की सदस्यता के लिए उम्मीदवार देश का दर्जा दिया गया था। यूक्रेन का अब बहुत स्पष्ट यूरोपीय दृष्टिकोण है और यूक्रेन यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए एक उम्मीदवार देश है। 5 महीने पहले ये लगभग अकल्पनीय लग रहा था। एक अन्य घटनाक्रम में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम का राजनीतिक दबाव रूस को पड़ोसी देश बेलारूस के साथ अपने एकीकरण में तेजी लाने के लिए प्रेरित कर रहा है। उन्होंने अपने देश की सीमाओं पर नाटो बलों को केंद्रित करने के लिए पश्चिम की आलोचना की और पश्चिमी प्रतिबंध को पागलपन और गैर कानूनी बताया। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के साथ बातचीत के बाद तुर्की काला सागर से गेहूं, जौ जैसे अनाज उत्पाद को फिर से निर्यात कर सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो आने वाले दिनों में दोनों देशों के साथ इस मामले पर चर्चा करेंगे। एर्दोगान ने कहा कि उनका कार्यालय अपने समकक्षों से बातचीत करने के लिए कीव और मॉस्को के साथ काम कर रहा है और 20 तुर्की जहाज संभावित शिपमेंट में भाग लेने के लिए तैयार हैं। मैं जेलेंस्की और पुतिन से मिलने जा रहा हूं और हम अपने माध्यम से जरूरतमंद देशों को फिर से निर्यात करके गेहूं, जौ, जई, सूरजमुखी का तेल और अन्य सभी जरूरतमंद देशों को भेज सकते हैं। इस बीच यूक्रेन ने तुर्की से अनुरोध किया है कि वो रूसी झंडे वाले मालवाहक जहाज जिबेजोली को रोकें। इसमें यूक्रेन के अनाज लदे हुए हैं जिसे रूसी कब्जे वाले बंदरगाह बर्दियांस से ले जाया जा रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय को समुद्री प्रशासन ने इसकी जानकारी दी है। जिबेजोली में बर्दियांस से लगभग 4500 टन अनाज लादा गया था। ये अनाज मूल रूप से यूक्रेन के किसानों के हैं। वहीं रूस के सुदूर पूर्व में सखालिन 2 गैस और तेल परियोजना का प्रभार लेने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा गुरुवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर कर यूक्रेन पर आर्थिक प्रहार का मजबूती से जवाब दिया गया है। क्रेमलिन ने शुक्रवार को कहा कि मॉस्को द्वारा परियोजना के सभी अधिकारों और दायित्वों को संभालने के लिए एक नई फर्म बनाने के लिए स्थानांतरित होने के बाद रूस को अपनी सखालिन 2 परियोजना से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति रोकने के लिए कोई आधार नहीं दिखता है। तो रूस और यूक्रेन की इस खबर के बाद फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। शीतल टैंक्स के साथ करिए जल सुरक्षा की तैयारी, क्योंकि जल सुरक्षित तो कल सुरक्षित। शीतल वाटर टैंक्स। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह। तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए।
इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F लोगो फ्रॉम टुडे। मैं हूँ यूपीएल का स्वीप पावर। मैं उन आविष्कारी तत्वों से संपन्न हूँ जो कि हर प्रकार के खरपतवारों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। यूपीएल का स्वीप पावर एक बहुआयामी खरपतवार नाशक है जो जिद्दी से जिद्दी खरपतवारों पर जल्द नियंत्रण करता है। यूपीएल का स्वीप पावर सबसे सुरक्षित, सबसे असरदार। जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक, बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। This world is one of a kind, a world where life thrives, vibrant and enchanting, where there is so much to explore and discover. We have inherited this world to nurture, cherish and care for life, its myriad manifestations, and everything that comes along. In our journey towards exploring the realm of possibilities, expanding our horizons, we must care to give back, replenish what we have taken. Energy transforms. So must we. To live in harmony with the force of life. The time has come for us to take a stand and find better ways for a better tomorrow. The difficult is possible. The impossible, just a little difficult. We at SECI have already taken a pledge to find different ways to harness the power of nature. We innovate technologies that are bringing about a new revolution. Our goal is to initiate a movement that benefits the nation and the world. Invigorate our partners, our stakeholders, to give our future generations a chance to embrace a renewed future. SECI. फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप में मंकी पॉक्स को और फैलने से रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि पिछले 2 हफ्तों में महाद्वीप में मामले 3 गुना बढ़ गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोप क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक हंस हेनरी क्लूज ने कहा है कि वो सरकारों और नागरिक समाज के लिए आने वाले हफ्तों और महीनों में प्रयासों को तेज करने के लिए अपने आह्वान को तेज कर रहे हैं ताकि मंकी पॉक्स को बढ़ने के लिए भौगोलिक क्षेत्र में खुद को स्थापित करने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि तत्काल और समन्वित कार्रवाई जरूरी है। इस खबर के साथ खबर दुनिया के आज के इस अंक में फिलहाल इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।